नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में एक बेहतरीन सवाल, अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल, और जो कहा जा रहा है एनसीईआरटी एनसीईआरटी, और बिल्कुल एनसीईआरटी होने के बावजूद भी, पढ़ने के बावजूद भी, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा भी दिया गया है, इसके बावजूद भी आप में से 90% जो स्टूडेंट्स है इस सवाल को क्या किए, गलत किए हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे? सवाल ये पूछा गया है, आपने सेल चैप्टर में लाइजोसोम्स के बारे पढ़ा, पूछा ये गया है उनके फंक्शन से रिगार्डिंग, यानी कि लाइजोसोम जो है उनका कार्य क्या है। अंतः कोशिका का पाचन करता है, या फिर बाह्य कोशिका का पाचन करता है, या इनमें से सभी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो ये बहुत शानदार सवाल है, और इस सवाल को बनाने के लिए अगर आपने डेप्थ में जाके एनसीईआरटी देखिए, केवल एनसीईआरटी की किताबें निकाल के और उस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ा देने से होता नहीं है भाई। ठीक है ना। जब इस स्टैंडर्ड के सवाल आप बना पा रहे होते हैं, यानी कि आपको लाइजोसोम के बारे में इस डेप्थ में जाके बताया गया होगा, तब आपको समझ में आता है कि एनसीईआरटी होता क्या। ठीक है। तो मैंने इस चीज को भली भांति क्लास में और नोट्स में आपको मैं पहले ये प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए, ये आप देखेंगे, ये मैंने इसलिए चीजें लाई है भाई क्योंकि समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। बड़े बड़े चैनल या बड़े जहां व्यू आते हैं, आप लोग उसके पीछे दीवाने। देखिए लाइजोसोम, और एकदम लास्ट वाले लाइन लाइजोसोम का जब आप देखेंगे तो अंतः एवं बाह्य कोशिका का ये पाचन करता है, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करता है। यानी कि अंतः और बाह्य दोनों करता है मेरे दोस्त, अंतः भी करता है, बाह्य, यानी कि बोथ इज द राइट आंसर। लेकिन ये केवल मैंने लिखा नहीं था, इसको मैंने भली भांति समझाया कि किस प्रकार से लाइजोसोम अंतः यानी कि इंटरनली और बाह्य यानी कि एक्सटर्नली कोशिका का पाचन करता है, ये भी मैंने आपको समझाया। चलिए एक बार फिर से हम लोग फास्ट वे में समझते हैं। लेकिन एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, सेल चैप्टर का एक मास्टर वीडियो 5 घंटे का अपलोडेड है। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि अभी ग्रुप डी के लिए देखिए समय नहीं आपके पास, लेकिन आगामी कोई भी एग्जामिनेशन है, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, बीपीएससी, जेपीएससी, कोई भी, आपको लिंक दिया गया है, एक बार आप देखिए, आपको समझ में आएगा। आप जहां से भी पढ़े होंगे भाई, जितने भी बड़े रेल राजा से आपने पढ़े होंगे, है ना, या आप जो एकदम स्लाइड वे में जो पढ़ा रहे हैं, और यहाँ जो आपको पढ़ाएगा उसमें मैं बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको बहुत चीजें आपको बताई नहीं गई होगी जो आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। ठीक है। चलिए अब पहले बात करते हैं लाइजोसोम से। ठीक है ना। अब ऑप्शन को आपको मैंने बता दिया सही ऑप्शन, लेकिन पहले समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि लाइजोसोम है क्या ये। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, लाइजोसोम को मैंने आपको, इससे पहले मैंने एक सवाल भी आपको करवाया था जो आपके पूछा गया है, ये ग्रुप डी के एग्जामिनेशन, यही क्वेश्चन आपका था, ये फिगर्स एनसीईआरटी का फिगर है। बस यही सवाल आपसे पूछा गया था कि जो इंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम है, उनमें से ये कौन जो उनके घटक नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इनके 3 इंपॉर्टेंट घटक है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फिगर दिखाया गया। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया ये क्या है भाई, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको रफ इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जो आप डॉट डॉट जो देख पा रहे हैं, ये डॉट डॉट क्या है, ये डॉट डॉट है आपका राइबोसोम। इस राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये रफ है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ इसीलिए क्योंकि इसमें जो है आपका राइबोसोम एब्सेंट है। अब आप कहेंगे सर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम काहे को बता रहे हो भाई? भाई वेट करिए, क्योंकि ये जो वेसिकल है ना, यही वेसिकल को ही लाइजोसोम कहा जाता है। लेकिन कब कहेंगे इस वेसिकल को लाइजोसोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले वेसिकल तो आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी बताया। तो भाई ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, ये हो गया रफ। रफ क्यों है, ये स्मूथ क्यों है, ये आपको पता है। अब ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये रफ है, और ये राइबोसोम का काम क्या है भाई, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है। और ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित होता है फैट, और ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है। यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक से आपको क्या मिलेगा, फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है। तो आपको, आपके पास क्या क्या चीजें आ गई है, प्रोटीन आ गई है। अब आप कहेंगे सर प्रोटीन कहाँ से आया, तो भाई मेरे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो उपस्थित है राइबोसोम, इसने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया। साथ के साथ अब आपको मिल चुका है फैट, और साथ के साथ अब आपको मिल चुका है कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहेंगे सर फैट कहां से मिला, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिला, तो मेरे भाई मैंने कहा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से फैट, यानी ये क्या निर्माण करती है, फैट और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, सिंथेसिस करती है, और प्रोटीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि ये आपको मिल गया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, फैट और कार्बोहाइड्रेट आपको मिल चुका है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। ठीक है। अब देखिए, जो आप यहां पर आ जाइए मेरे भाई,
ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये देखिए दोनों सेल का ही फिगर, ये प्लांट सेल हो गया, ये एनिमल सेल हो गया, ठीक है। अब देखिए मान के ये आपका क्या है, ये सेल है, सेल का फिगर है। अब यहाँ पे आपका जैसे दिखाया गया ये सेंट्रोजोम हो गया, उसे ये सब आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। उसकी प्रकार ये सारे क्या है भाई, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या है, सेल के ऑर्गेनेल है, यानी कि क्या है, सेल के अंग है। जैसे आपका अंग है हाथ पैर आंख नाक कान, तो उसी प्रकार कि मान के चलिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए क्या, प्रोटीन चाहिए या फैट चाहिए या कार्बोहाइड्रेट चाहिए या हार्मोन चाहिए या कोई इंजाइम चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा, तो भाई समझिए वो कहां से मिलेगा। तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो घटक है, इसके एक 3 इंपॉर्टेंट घटक है, जिसको कहा जाता है एक सिस्टर्नी, एक होता है टिब्यूल और एक होता है वेसिकल। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका ग्रुप डी ने पूछा। तो इसका एक घटक है वेसिकल, जो स्ट्रक्चर में कैसा है, अंडाकार स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी था, जो वेसिकल है वो आप देख पा रहे होंगे, अंडाकार रचना इसकी होती है, ठीक है। अब इस अंडाकार रचना के पीछे का रीजन ये है कि जो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोटीन एज ए अंडाकार स्ट्रक्चर में आ जाता है, या फिर प्रोटीन और फैट कंबाइन करके इसमें आ जाएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसमें कंबाइन होकर आ जाएगा। जिसको प्रोटीन चाहिएगा यही वेसिकल उसके पास चला जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए प्रोटीन, तो यही वेसिकल के थ्रू पैकिंग हो करके चला जाता उसके पास, समझ में आया। लेकिन ये ऐसे ही नहीं चला जाएगा, इसको ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना। जस्ट इसके बाद आपको लाइबोसोम और राइबोसोम के बाद ये रहा गोल्जी बॉडी में, मैंने आपको बताया, ये आप देख पा रहे होंगे, जो न्यूक्लियस के पास वाला जो क्षेत्र हो गया, सीस हो गया, ये ट्रांस, और यही वेसिकल है। ये देखिए किस प्रकार से वेसिकल ट्रांसफर होके जहां भी जिस भी चीज को चाहिए वहां तक चला जाएगा। या दूसरी कोशिका को चाहिए प्रोटीन, तो ये चला जाएगा उसको लेकर। अगर इंजाइम जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इंजाइम, ठीक है। अब आइए मेरे भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो ये जो आपका ये अब यहां तक समझ में आ गया ना। अब ये जो आप वेसिकल को देख रहे हैं, जब इस वेसिकल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाता है, ठीक है ना, उसको आप क्या कहेंगे, उस वेसिकल को आप कहेंगे लाइजोसोम, ठीक है। अब आइए, अब एक झलक पहले मैं आपको नोट्स में पहले यहां दिखा दूं मैंने क्या लिखा हूं लाइजोसोम के बारे में। देखिए जो लाइजोसोम होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एक वेसिकल होती है यानी पुट्टिकाएं होती है, समझ में आए। वेसिकल मतलब क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये घटक होती है, जो क्या करता है, पैकेजिंग करके प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, या फिर इंजाइम को, या फिर क्या भाई हार्मोन को क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, सेल के किसी अंग तक पहुंचाने का काम करती है। भाई सेल के अंग को प्रोटीन चाहिए, इंजाइम चाहिए, या दूसरी कोशिका को चाहिए, तो कैसी जाएगी, वेसिकल के थ्रू जाएगी। तो वेसिकल के अंदर जब पाचक इंजाइम या डाइजेस्टिव इंजाइम होता है, यानी कि वैसे पैकेट जिसके अंदर पाचक इंजाइम आ जाता है, उसी को कहते हैं लाइजोसोम। मतलब ये वेसिकल के अंदर प्रोटीन है तो आप इसको लाइजोसोम नहीं कहेंगे, लेकिन इस वेसिकल के अंदर अगर डाइजेस्टिव इंजाइम आ गया है, पाचक इंजाइम आ चुका है, ठीक है ना, तो आप उसको क्या कहेंगे, लाइजोसोम कहेंगे। अब मैं इसको आपको स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं, आप एनसीईआरटी का भी किताब खोलेंगे तो वहां भी मिलेगा। जैसे कि देखिए ये एनिमल का सेल दिख रहा है आपको, और ये देखिए गोलाकार जो स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया यहाँ पे, इसको कहा गया लाइजोसोम। यहाँ भी आपका गोला, इसको लाइजोसोम क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें हो सकता है प्रोटीन होगा, फैट होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा भाई, डाइजेस्टिव इंजाइम होगा। ये क्लियर हो गया। अब मान के चलिए कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसको ये ले करके जाएगा इसके पास। हाँ, अब ये जाएगा कैसे, ये ले जाने का काम कौन करेगा, गोल्जी apparatus। अब ये कैसे करता है, ये मैंने गोल्जी बॉडीज में बताया, ये मैं अभी नहीं बताऊं, इसमें बताऊंगा क्यों भाई, इसमें तो लाइजोसोम के बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो अब आइए लाइजोसोम को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई नोट्स भी मैंने बड़ा तगड़े लेवल पे आपको नोट्स भी दिया है। कहाँ चला गया भाई लाइजोसोम, आ जाओ, एक मिनट भाई। लाइजोसोम में हम लोग थे, यहां तक चीजें क्लियर है ना, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, मतलब लाइजोसोम क्या है ये पहले आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम है उसमें क्या होगा भाई, एसिड हाइड्रो एसिड होगा, है ना। अब एंजाइम में क्या है, एक तो फैट को पचाने वाला एंजाइम होगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम होगा, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लिपेज एंजाइम, ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहेगा, लाइजोसोम की खोज किसने किया था, क्रिस्टियन डी डुबेजी ने किया था। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पे मैं आऊंगा एकदम लास्ट पॉइंट में, यहाँ पे भी आऊंगा भाई। इससे पहले और पूरी चीजें मैं बता दे रहा हूँ लाइजोसोम से जो क्वेश्चन बनेगा। इस लाइजोसोम को हम आत्मघाती तैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। बस इतना बोलने से नहीं काम चलेगा, इसको मैं समझाऊंगा भी क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम एटम बम ऑफ सेल भी कहते हैं, और साथ के साथ हम इसको स्कैवेंजर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की सफाई कर्मी भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम क्यों कहते हैं, इसको पहले समझिए। देखिए पहले तो इसको समझिए कि हम इसको आत्मघाती थैली या फिर एटम बम ऑफ सेल क्यों कहते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका एक वेसिकल है,
और इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी अब ये क्या हो गया, लाइसोसोम। अब इसके अंदर डाइजेस्टिव यानी कि एसिड है इसके अंदर। अब जब बहुत अधिक अमाउंट में इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है तो ये क्या हो जाता है, फट जाता है। तो बम की तरह फटता है, इसलिए बम की तरह फटता है। तो इसके अंदर एसिड है तो पूरा सेल के अंदर, जैसे कि अब इस फिगर में मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा एकदम प्रैक्टिकली समझिए भाई, बिना किसी के स्लाइड के मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ साइंस, कुछ भी हो, जीके वगैरह कुछ। ये फट गया तो ये फटने का नहीं, ये एसिड पूरा फैल जाएगा सेल के अंदर और ये सेल को ही ले डूबता है, यानी सुसाइड कर देगा, खुद ही सुसाइडल बैग ऑफ सेल, इसलिए इसको कहा खुद सुसाइड हो गया ये सेल। या बम की तरह ये फटा, इसलिए इसको कहा गया एटम बम ऑफ सेल। अब आइए स्कैवेंजर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, यानी कि सफाई कर्मी इसको क्यों कहा जाता है, अब उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब मेन ये दो आप ये पहले समझ में आ गया आपको कि एटम बम ऑफ सेल क्यों कहते हैं मेरे दोस्त, समझ में आ गया ना मेरे भाई, और आत्मघाती ऑफ सेल कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसको स्कैवेंजर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की सफाई कर्मी क्यों कहते हैं। देखिए इसको, अच्छा अब एक चीज को और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इसको पहले पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम किसी भी बाहरी पदार्थ को, अच्छा देखिए सफाई कर्मी क्यों कहता है, यहाँ मैंने लिख दिया। जैसे कि मान लीजिए ये जैसे कि आपका सेल है और इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम है, एक वेसिकल, इसके अंदर डाइजेशन। मान लीजिए कि इस सेल के अंदर कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, या बाहर से कोई पदार्थ आ गया है, ठीक है, तो उसको क्या करता है ये लाइसोसोम अपने अंदर लेकर के, इसके अंदर एसिड है उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि कोई खराब चीज को क्या कर दिया, साफ कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गई है। यानी अब इसको, अब मैं अब आपको पूरा क्लैरिटी दे रहा हूं इस क्वेश्चन का जो कार्य पूछा था। अब देखिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये आपका लाइसोसोम है, ठीक है, और इधर भी एक सेल है, इसके अंदर भी आपका लाइसोसोम होगा। तो मान के चलिए इसके अंदर कुछ वेस्ट है और इस वेस्ट को ये क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा ये लाइसोसोम, और उसको क्या करेगा, पचा लेगा। मान के चलिए बाहर से कोई वायरस आया तो उस वायरस को भी ये क्या करेगा, अपने अंदर लेकर के डाइजेस्टिव एंजाइम जो एसिड हाइड्रोलेज होता है, इस एसिड के कारण उसको क्या कर लेगा भाई, हजम कर लेगा, पाचन कर लेगा। तो देखिए एक तो इसने इंटरनली जो वेस्ट था उसको भी पाचन करने का काम किया, और बाहर से कोई भी वेस्ट या वायरस या बैक्टीरिया है उसको भी पाचन करने का। तो ये अंतः पाचन किया कोशिका के अंदर, और ये बाह्य भी पाचन किया कि नहीं। इसीलिए ये मैंने लास्ट लाइन में लिखा था कि अंतः एवं बाह्य कोशिका का पाचन करता। और स्कैवेंजर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की सफाई कर्मी क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर कोई भी वेस्ट था उसको भी क्या करता है, डाइजेशन करने का, यानी कि वो साफ करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम के अंदर, यही पॉइंट यहां मैंने लिख दिया है, लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम है अधिक हो जाता है तो झिल्ली फट जाती है, जिससे एंजाइम सेल में आ जाएगा, तो ये एंजाइम पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। ये तो मैंने बता दिया। और ये अंतःबाह्य कोशिका पाचन अब आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, एक बार फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बताया आपको भाई। जैसे कि मैंने दो, ये हो गया आपका एक सेल और एक सेल ये आपका हो गया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक लाइसोसोम बना दी है भाई। अब इस लाइसोसोम के अंदर क्या डाइजेस्टिव एंजाइम है, अब इसके अंदर कोई वेस्ट था प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये लाइसोसोम क्या करेगा, अंदर में ही पचा लेगा, इसको डाइजेस्ट कर लेगा, इसके अंदर एसिड हाइड्रोलेज है, तो उस सफाई करने का काम कर लिया कि नहीं, यानी अंततः जो भी पाचन करने का काम किया। बाहर से कोई वायरस आ गया या बाहर से कोई भी अनवांटेड मटेरियल आ जाता है सेल के अंदर, तो उसको भी ये क्या करेगा, लाइसोसोम अपने एंजाइम के थ्रू उसको पचाने का, यानी कि अंता भी पचा लिया और बाह्य भी पचा लिया। क्लियर हुआ, समझ में आया इस क्वेश्चन का जवाब आपका। तो इसका कार्य समझ में अब आपको आया भाई कि लाइसोसोम का कार्य क्या है, अंता कोशिका पाचन, यानी कि कोशिका के अंदर भी पाचन कर रहा है, ठीक है, वेस्ट कोई भी है, और बाहर से भी कोई वेस्ट या वायरस आ रहा तो उसको भी पाचन करने का काम कर रहा है, यानी बोथ इज द राइट आंसर। तो बहुत तगड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब आपका। मैंने कहा था कि जैसे जैसे शिफ्ट होते जाएंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होता जाएगा। और केवल देखिए एनसीईआरटी करने से नहीं होता भाई, लाइन बाय लाइन ये सब फालतू चीजें हैं। अभी तो देखिए वो सब खैर माहौल है भाई, और बड़े टीचर है उनके चीजें इस तरह से सेल आउट भी हो जाती है, ठीक है, नो डाउट। मुझे ये बात बोलने में कोई भी मतलब ये नहीं है। अब जिस स्टूडेंट ने इस तरह मेरे से जो पढ़ा है ना भाई, और अब आज आप देखिए सीजीएल में सिलेक्शन लिए हुए हैं, अभी एलपी में सिलेक्शन हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके छात्र सिलेक्ट नहीं होते, मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूँ भाई, लेकिन जो हाइप क्रिएट किया जाता है ना, देखिए हाइप होता है बस वो, लेकिन एक्चुअली चीजें जो है ना भाई जो है वही होती है, ठीक है। तो ये रहा, आप देख सकते हैं कंटेंट में जिस तरह से मैंने हर एक चीज को, और भली भांति मैंने इस चीज को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा था, ठीक है। खैर ये हो गया। अब बाकी ये जो जाने का कार्य होता था कि गोल्जी बॉडी किस प्रकार से लेकर के जाता है, ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ठीक है, इसको मैं सिस्टर्न कहूंगा। और ये न्यूक्लियस के सामने जो सिस्टर्न होता है उसको हम लोग सिस कहते हैं, और जो न्यूक्लियस से दूर वाला जो होगा सिस्टर्न उसको हम लोग ट्रांस कहते हैं, ठीक है। और यही देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है वेसिकल, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है ये वेसिकल पुट्टिका है। अब इस वेसिकल के अंदर हो सकता है प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन प्लस फैट भी हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, और इंजाइम भी, और इंजाइम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम। और यही इसको लेकर के जाता है गोल्जी बॉडी। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी होगा फंक्शन में, देखिए
इसका मुख्य कार्य क्या है? संश्लेषित प्रोटीन एवं वसा को जो पैकेजिंग करके वेसिकल में गोल्जी बॉडी के माध्यम से कोशिका के अंदर या फिर बाहर या कुछ और दूसरा लक्ष्य है तो उसको भेजा जाता है, इसलिए उसे पैकर या वंडर ऑफ सेल भी कहते हैं गोल्जी। या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्योंकि देखिए यहाँ भी वेसिकल, यहाँ तो अब किसको कहाँ जाना है ये भेजने का कार्य करता है। तो भाई जो जमाव हो गया वेसिकल को, इसको क्लियर करता है, ट्रैफिक पुलिस जैसे काम करती है, ठीक है। सिस क्या हो गया भाई? जो ये न्यूक्लियस है, इसके पास वाला जो सिस्टम है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है और दूर वाले को ट्रांस कहा जाता है। ये सब तो खैर ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया क्लियर आपका। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और ये शानदार क्वेश्चन है भाई, फिर से कह रहा हूँ बहुत शानदार क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और एलपी के एकदम शानदार वे में तैयारी चल रही है और यूट्यूब में भी अब मैं आपका क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन में जितना लेना था, खत्म करना था, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग सब मैंने करवा दिया। अब एलपी में केवल सेशन चलेगा एकदम दमदार रूप से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।